हेलो ऑल, वेलकम टू स्टार्टअप टॉकीज। और ये है स्टार्टअप टॉकीज का तीसरा एपिसोड। तीसरे एपिसोड के लिए हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव, यानी कि स्टार्टअप्स की नगरी। यहाँ पर स्टार्टअप्स के अलावा फेमस है हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स, जिनके अंदर हजारों स्टार्टअप्स अपने ऑफिसेस चलाते हैं। और इन्हीं ऑफिसेस को बेहतर बनाते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर संजीव भंडारी, को फाउंडर एंड सीईओ एयरब्रिक इंफ्रा। तो आइए आज आपको संजीव भंडारी से मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में। Hi Sanjeev sir. Hi Ankit. Thanks for your time. Thanks for coming down. Nice meeting you. सर आपका कमर्शियल इंटीरियर स्पेस देखने का सर मैं बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था। सो लेट्स हॉप इन और देखते हैं क्या बनाया है। चलते हैं हमारे ऑफिस, आइए। आज सर फ्राइडे है, ठीक है। आज कॉर्पोरेट में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आज जश्न का माहौल होता है, सब लोग पार्टीज कर रहे होते हैं। बट एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको क्या लगता है सर, आपकी एक स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ फ्राइडे को किस तरह की होती है? See, I think when you are in building phase, Ankit, when you are building something, especially a startup, there are no Fridays, no Saturdays, no Sundays. If you want Friday, Saturday, Sundays to be enjoyed in your life, I think startup is not the world for you. Startup is not the word for you. But yes, I think the most of the hustles happen, especially in this interior industry. The most of the hustle happens on Fridays, weekends only. So Fridays are not Fridays for us, but yes, every day is a Friday and every day is a Monday for us. We work in that mode. Work hard, party harder. It is not impertinent that you're only partying on Fridays. You can party on Monday as well. But in the building phase, I think you have to sideline parties and fun for some time. Okay. बट सर व्हाट चेंज आफ्टर दिस? लाइक अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो, सो आपका एक 9 to 5 जॉब है, आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हो, सैटरडे संडे आप छुट्टी पे हो। बट एज अ स्टार्टअप फाउंडर लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। यू हैव टू बी ऑलवेज हसलिंग। तो ऐसे टाइम पे क्या चेंजेस दिखते हैं आपको इन दोनों ही फेज में? अंकित, दोनों चीजें पोल्स अपार्ट है. You can't compare both the things. I think startup is for someone. It kind of looks very fancy word to use these days, that people want to do their own startups and they want to become founders. But trust me when I say this, having sailed in this ship from almost 1 year now, it is not an easy task. You have to set your priorities correct. You have to be in right frame of mind. अगर आप स्टार्टअप करने आ रहे हैं तो आप उतना स्टेबिलिटी के साथ सोच पाना है आपको कि अगले 1-1.5 साल there is no party, there is no fun. There is probably no family time as well for you. I'm not saying that these things can go on for infinite time period, but yes, मुझे लगता है कि 1 या 2 साल जो build-up का होता है उसमें आपको ये सब चीज़ें compromise करनी पड़ते हैं. So my suggestion will be only do startup if you are in that frame of mind that you can completely and solely focus on one goal, one agenda of building your startup. But sir, do you think कि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, इन चीज़ों की बात करते हैं, फिर हम कॉर्पोरेट के लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस चिल्ला रहे होते हैं। क्या लगता है सर, वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़रूरी है? देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 अलग अलग सोच हैं। जिस इंसान के लिए वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, दे हैव देयर ओन थ्योरीज एंड दे विल जस्टिफाई दिस वेरी ब्यूटीफुली कि वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टार्टअप में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, बट यू सेट योर प्रायोरिटीज इन अ मैनर दैट समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू देन वर्क लाइफ बैलेंस. You will tend to get work life balance will follow eventually. हो सकता है कि 1 या 2 साल के लिए आपको हसल करना होगा. उसके बाद I think a founder की if you have established something, it's a big way to go. Then if your startup is in auto mode, then you have all the work life balance to yourself. But till the time you're not in auto mode, probably you need to build that up. You need to compromise on certain things. I think sir हम पहुंच चुके हैं आपके ऑफिस. Yes, let's get in here. तो पहुंच चुके हैं हम एयरब्रिक इंफ्रा के ऑफिस में, और यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है मिस्टर आशीष कालरा, हु इज द को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी. हाय सर, वेलकम टू द शो. सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि आप दोनों मिले कैसे, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट रोल एक फाउंडर का होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एक को-फाउंडर का भी रोल होता है. तो आप दोनों बताओ कि आप दोनों मिले कैसे और फिर कैसे ये सारी चीजें टर्न ऑन हुई. हम दोनों मिले अंकित करीबन 5 साल पहले, जहाँ पे वी हैव बीन कलीग्स इन वन ऑफ द स्टार्टअप ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. इसी इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा स्टार्टअप था जहाँ पे हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी इस इंडस्ट्री को समझने में.
हम लोग कलीग्स थे वहाँ पे, एंड आई थिंक 5 साल हम लोगों ने साथ में काम किया। उसके बाद भी व्हेन आई जॉइंड लिव स्पेस, आशीष वाज हेडिंग नॉर्थ इंडिया टेरिटरी फॉर लिव स्पेस। सो 5 साल की जर्नी हमारी साथ में रही, एंड आई थिंक ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझने के लिए, प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनली भी एक दूसरे को समझने के लिए। बिकॉज मुझे लगता है कि फाउंडर और को फाउंडर आर नॉट जस्ट पार्टनर्स, ये अंडरस्टैंडिंग एक पार्टनरशिप के बियॉन्ड होती है। सो यू मेक अ कंपनी फॉर अ लाइफ, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जानना बहुत डीप में अपने को फाउंडर को और फाउंडर को, एंड अगर सिनर्जीज मैच होती हैं तो ही साथ में काम करना चाहिए। सो दैट वेज आपने सही बोला कि जितना इंपॉर्टेंट रोल फाउंडर का होता है उतना ही को फाउंडर का होता है, बल्कि मुझे लगता है कि को फाउंडर का एक स्टेप आगे होता है। अगर कोई को फाउंडर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई फाउंडर सक्सेसफुल हो सकता है। सो येस, वी हैव बीन फॉर्चुनेट, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड आशीष, एंड yes, this goes back 5 years. तो संजीव सर, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, बट आई वांट टू नो कि ये पूरी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप निकल कर आते हो, ये सारी चीज़ें कैसे टर्न आउट हुई, क्या क्या कुछ हुआ इन सब चीज़ों में, क्या चैलेंजेस आए स्टार्ट करने में, इससे पहले क्या कर रहे थे आप दोनों। तो प्लीज़ आप दोनों अब पहले अपने बारे में कुछ ब्रीफ दें हमें। सो अंकित, मैं स्टार्ट करूंगा, आई थिंक आशीष फिर उसके बाद अपना बताएंगे। तो आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट करियर 13 साल पहले। मेरी पहली जॉब थी 2011 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, एंड उस टाइम पे पेप्सी के सबसे बड़े बॉटलर्स हैं वर्ल्ड के, वरुण बेवरेजेस, उनके साथ मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और जब मैं वरुण बेवरेजेस से एग्जिट हुआ, एट दैट टाइम आई वाज वाइस प्रेसिडेंट फॉर सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन। सो आई थिंक वो 7 साल ने मुझे बहुत सिखाया, कॉर्पोरेट कल्चर, स्केल पे कैसे काम करना है, टीम्स को कैसे मैनेज करना है, एंड हाउ टू बिल्ड योर करियर इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। सो वहाँ से देन आई जॉइंड अ वेरी इनिशियल से स्टार्टअप। 7 साल एक कॉर्पोरेट में काम करने के बाद, एक वेल पेइंग जॉब के बाद, उस टाइम पे वो साइकिल था जब स्टार्टअप्स आ रहे थे, एंड एक बहुत ही क्रेजी वर्ड हुआ करता था स्टार्टअप, लोग स्टार्टअप्स के बारे में जानना चाहते थे। तो देन आई थॉट के 7 साल हम लोगों ने एक स्टेबिलिटी को देख लिया है, अब एक स्टार्टअप को ज्वाइन करके समझते हैं कि स्टार्टअप कैसे फंक्शन करते हैं। तो हमने एक नेसेंट स्टेज स्टार्टअप फ्लिप स्पेसेस ज्वाइन किया। वहाँ पे आशीष से मेरी मुलाकात हुई, आशीष वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे 2019 में जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई कॉर्पोरेट इंटीरियर्स की, कमर्शियल इंटीरियर्स एंड फिट आउट की। वहाँ से इस इंडस्ट्री को समझना शुरू किया। बीच में मैंने IIM लखनऊ से अपना एग्जीक्यूटिव MBA किया। सो इसके बाद मैंने केलॉग बिजनेस स्कूल USA से एक सर्टिफिकेशन लिया ऑफ हाउ टू स्केल द ऑपरेशंस फॉर एनी कंपनी। एंड आई थिंक विद द गिवन मिक्स ऑफ एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट का एक एक्सपीरियंस विद नेसेंट स्टेज स्टार्टअप का एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ों को कोलैबोरेट करके एक समझ में ये आया कि कैसे ग्राउंड से स्टार्टअप को बनाना है, कैसे उसे कॉर्पोरेट की तरह चलाना है, और कैसे फिर उसे स्केल करना है। सो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई। आई थिंक इट्स बीन 13 years नाउ, 13 साल हो चुके हैं। अब 1 साल से हम लोगों ने एयरब्रिक को फॉर्म किया। गिवन ऑल दोज एक्सपीरियंसेस एंड बैकग्राउंड्स, आई थिंक वी आर डूइंग फेयरली गुड, एंड आगे भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा। आशीष सर, आपकी जर्नी कैसी रही सर? एक को फाउंडर के तौर पर आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो अभी यहाँ पर एयरब्रिक में, एंड आगे क्या प्लान्स हैं ये भी आप प्लीज शेयर करें। ओवरऑल जर्नी जो स्टार्ट हुई वो भी 13 साल पहले थी। 2010 में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी MDU यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरा एक करियर स्टार्ट हुआ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में था मेरा। 4-5 साल मैंने बहुत ही डिटेल में वहाँ पे इंजीनियरिंग के बेसिक्स सीखे। मैं अभी भी बोलता हूँ मेरा जो बेसिक्स क्लियर हुए वहीं हुए स्टार्टिंग के 4 साल। उसके बाद मैंने एज अ फ्लिप स्पेसेस एक इंटीरियर फर्म में स्टार्टिंग फर्म थी, तब मैंने 2017 में वो ज्वाइन करी थी। संजीव मुझे मिले 2019 में वहीं पर। तो फिर वहाँ से हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ एज अ कलीग का, देन हम फ्रेंड्स बने वहीं से। फ्लिप स्पेसेस में हमने इंटीरियर का, मेरा फॉर्चुनेट इतना भी था कि मैं पहले बैंगलोर में था, बैंगलोर से यहाँ शिफ्ट हुआ गुड़गांव, यहाँ की टेरिटरी देखने के लिए। तब मुझे ये यहाँ के एज ए PNL हेड मिले। तो ये स्टार्टअप का चस्का सर बैंगलोर जाके लगा या गुड़गांव में की हवा में भी कुछ बात है? नहीं, गुड़गांव की हवा में तो बात है ही अलग। मतलब हम मिले गुड़गांव में, बैंगलोर से जब फ्लिप स्पेसेस नया यहाँ गुड़गांव में स्टार्ट कर रहा था, नॉर्थ की टेरिटरी सेटअप कर रहा था, तब ये आए थे जी। और मैं बैंगलोर से आया था, तो हम वहाँ पे हमारी सिनर्जी स्टार्ट हुई थी 5-5.5 साल पहले।
उसके बाद हमने साथ में काम किया फ्लिपस्पेस से। हम फ्लिपस्पेस के मैं वहाँ पे ऑपरेशन देख रहे थे, ओवरऑल P&L हेड कर रहे थे पैन इंडिया के। फिर फ्लिपस्पेस में भी हमने प्रॉब्लम देखी, फ्लिपस्पेस में भी हमने प्रॉब्लम देखी, तो फिर हमने फिर डिसाइड किया कि अब कुछ अपना ही करते हैं। आप दोनों ने इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म्स में काम करा है पहले भी, तो क्या उस टाइम पे क्या जब काम करते टाइम ऐसा क्या लगा कि नहीं यार अब ये जॉब वॉब नहीं करनी है, अब हमें अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना है? बहुत सारे चैलेंजेस थे। देखिए चैलेंजेस तो मुझे लगता है कि हमने देखे ही, साथ साथ गैप्स भी हमने देखे, बट अगर आप देखेंगे तो ना इंटीरियर डिजाइनर मैं खुद हूँ, ना मुझे आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पता है, ना आशीष इंटीरियर डिजाइनर है, बट हमें ये पता है कि एक गैप को लेके और टेक्नोलॉजी के जरिए उस गैप को फिल करके बिजनेस कैसे बनाना है, हमें वो पता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गैप्स हमने रियल टाइम ग्राउंड पे काम करते टाइम देखे उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करा जाए। हमारी टेक टीम आज इतनी कैपेबल है दैट अगर हमारे को कोई भी मॉड्यूल डेवलप करना है तो हम इंटरनल टेक टीम के साथ डेवलप करते हैं। तो हमारा टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट बहुत जरूरी था और टेक्नोलॉजी को उन गैप्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी था। उसी से हमने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा भी किया है पिछले 1 साल में। तो हमारी जो जर्नी रही है, आई थिंक हम लोगों ने राइट टाइम पे पिवट किया, राइट प्रॉब्लम को एड्रेस किया और राइट कस्टमर को सोल्यूशन दिया। दिस हैज हेल्प्ड अस टू रीच वेयर वी आर टुडे। सर हमने ज़्यादातर देखा है कि जो स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं वो अपने इनिशियल डेज में अगर नहीं चल पाते 2 महीने 3 महीने, बहुत से फाउंडर्स ऐसे हैं जो 1 साल में ही अगर रिजल्ट चाहते हैं, उन्हें चाहिए 1 साल के अंदर हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हो, इतने करोड़ की हो, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सर क्या आप लोगों के दिमाग में क्या ऐसी मोटिवेशन है कि आप आगे भी ये काम करना चाहोगे या सिर्फ आप वैल्यूएशन के पीछे का जो रन है एक? देखिए वैल्यूएशन का एक बबल था जो मुझे नहीं लगता आजकल इंडस्ट्री में सस्टेनेबल है। आज जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं या फिर पीई फर्म्स हैं, वो सब लोग प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप 2 साल पीछे चले जाएंगे तो सब लोग वैल्यूएशन को अचीव करना चाहते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद सबने ये रियलाइज कर लिया है कि वैल्यूएशन एक इनटेंजिबल और एक हाइपोथेटिकल चीज है जिससे एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी या फिर वेल्थ किसी के लिए नहीं बनता है। इट इज ऑलवेज इन पेपर्स। वैल्यूएशन के पीछे तो हम वैसे भी नहीं भाग रहे, हम प्रॉफिटेबल कंपनी है, एबिटा पॉजिटिव कंपनी है, एंड वही हमारा मोटो रहा है कि लॉस मेकिंग कंपनी हम नहीं बनाना चाहते, ना हम इन्वेस्टर को कि लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा डालने को बोलते। हम खुद प्रॉफिटेबल हैं एंड जो भी हमें इन्वेस्ट भी करेगा इन फ्यूचर वो भी प्रॉफिटेबल रहेगा। सो हमारा एक मोटो है अंकित कि ना हमें खुद का पैसा जलाना है, ना हमें इन्वेस्टर का पैसा जलाना है। और अगर हमें कभी फंड रेज करने होंगे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वर्किंग कैपिटल के लिए हमें फंड रेज करने की जरूरत है, बट हाँ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कभी हमें फंड रेज करने होंगे, so we are very clear that we'll give value for money to our investors, not only the losses, not only the valuation. Yes, valuation will come, but profits will always be there. सर स्टार्टअप्स के बारे में हम सुनते हैं तो स्टार्टअप्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है फाउंडर और को फाउंडर का, और जो उनकी कोर टीम होती है, जो इनिशियल स्टेज पे जो टीम होती है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। आप दोनों इस टाइम पे सर अपनी हायरिंग प्रोसेस में क्या चीज़ें देख रहे हो, कैसे हायरिंग का पूरा प्रोसेस क्या है इस स्टेज पर? देखिए जब आप एक स्टार्टअप को करना शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है एक राइट टैलेंट को अट्रैक्ट करना इनिशियल डेज में। तो जैसा आपने अभी पिछले सवाल में चैलेंजेस पूछे, तो मुझे लगता है कि एक चैलेंज मुझे ये भी हाईलाइट करना चाहिए था कि हमने अपने इनिशियल डेज में ये चैलेंज फेस किया कि हमारे को राइट टैलेंट को अट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कतें आई। लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सवाल होते हैं कि ये छोटी कंपनी है, ये 1 साल पुरानी कंपनी है या 6 महीने पुरानी कंपनी है, हमारा करियर यहाँ पे स्टेबल है क्या नहीं है। सो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। इफ द टैलेंट इज गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, अगर टैलेंट को कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो वो आपके साथ जुड़ेगा, और अगर उनको जुड़ने के बाद ग्रोथ मिल रही है तो आपके साथ टिकेगा भी। तो मुझे लगता है कि आपको अपने टैलेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहां पे ना कि वो काम करें, बट उनको भी ये पर्सनल लेवल पे फील हो कि हम लोग भी कुछ नया सीख रहे हैं, हम लोग अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट वैसा है कि लोग डेली कुछ नया सीख रहे हैं, डेली ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी कोर टीम का पार्ट बनेंगे। बट अगर आपने वही मोनोटोनस एनवायरनमेंट दिया हुआ है जहां पे आपकी 9 to 5 जॉब के KRAs, आजकल एक बहुत फैंसी टर्म है, KRAs फिक्स्ड है, की रिस्पॉन्सिबल एरियाज फिक्स्ड है कि आपने क्या करना है, तो फिर लोग 2-3 महीने तो मोटिवेशन के साथ, जील के साथ काम करते हैं, बट देन रिपीटेड टास्क करने में किसी का भी सैचुरेशन आ जाता है, मुझे लगता है। सो डिफरेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, न्यू लर्निंग्स एवरी डे इज द थिंग दैट यू नीड टू गिव टू द टैलेंट, एंड आई थिंक वो आप तब दे सकते हो जो आपने अट्रैक्ट कर दिया है। पहले स्टेज पे आपको टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए उनको वो कॉन्फिडेंस देना जरूरी है दैट यू आर अ स्टेबल कंपनी एंड यू आर अ ग्रोइंग कंपनी। सो वी ऑल्सो फेस दिस चैलेंज, बट आई थिंक इन गुड 5-6 months 2 quarters टाइम हम लोग उस चैलेंज से निकले। लोगों को हम पे भरोसा हुआ, जब लोगों ने ये देखा कि हम लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स को हमारे पे भरोसा हुआ,
उन क्लाइंट टेस्टिमोनियल से हमारा मार्केट में गुडविल क्रिएट हुआ एंड देन टैलेंट अट्रैक्ट होना शुरू हुआ। सर एक चीज़ और कि जैसे हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग परस्यू करते हैं, देन दे गो फॉर अ जॉब, और कहीं ना कहीं अगर वो चाहते भी हैं एक स्टार्टअप्स को शुरू करना तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कि यार फंडिंग कैसे होगी, क्या करना होगा, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है फॉर अ यंग गाई जो अभी अपने कॉलेज से निकल कर आ रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, करियर बनाना और स्टार्टअप के बारे में सोचना और फंड रेज के बारे में सोचना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करके निकला है उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्टार्टअप कैसे बनाऊं और मैं फंड रेज कैसे करूँ। पहले उसको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लेना है, जिसके लिए जॉब बहुत जरूरी है। अगर आप राइट जगह पे जॉब कर रहे हो, आपके पास राइट स्किल सेट है, तो आप शायद वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाओगे जिस पे आपका स्टार्टअप सस्टेन करेगा। राइट, जस्ट क्रिएटिंग द स्टार्टअप विल नॉट सस्टेन योर स्टार्टअप। आप एक कंपनी रजिस्टर करा लेंगे बट आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी को इमीडिएटली कॉलेज से निकलते ही जंप करते हुए नहीं सोचना चाहिए। हाँ, देयर आर कंपनीज जो कि कॉलेज से निकलते ही लोगों ने स्टार्ट करी और एक्सेप्शनली गुड भी कर रही हैं, बट वो बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज है अगर आप पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम देखेंगे तो। ज्यादातर स्टार्टअप वही सक्सेसफुल होते हैं जहां पे आप एक एक्सपीरियंस को लेके आते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को फिल करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप के लिए किसी भी बच्चे को जॉब करना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किसी को डे वन पे नहीं पता होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को भी स्टार्टअप शुरू करना है तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना चाहिए। वन इज यू शुड ऑलवेज पिवट ऑन राइट टाइम। वो राइट टाइम हो सकता है कि कॉलेज से निकलते ही आपको मिल जाए, या हो सकता है कि आपको 15 साल लग जाए, जैसे हमें 13 साल लग गए। तो वो राइट टाइम फिगर करना बहुत जरूरी है। अगर आप राइट टाइम पे पिवट करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज पिवट ऑन राइट टाइम। नाउ यू आर द बेस्ट जज। आप अपने खुद आपको समझना है कि वो राइट टाइम कब है। जब आपको लगे राइट टाइम है तब पिवट करिए, आप एक्सेप्शनली गुड करेंगे। सेकंड, कभी भी गट फीलिंग पे मत जाइए, हमेशा डेटा को चर्न करिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंसान को लगता होगा कि मैं गलत हूँ, बट वो गलत होते हैं क्योंकि गट फीलिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। कभी भी अपने गट पे मत जाइए, हमेशा डेटा को देखिए, डेटा जो बोलता है वही सही होता है। तो डेटा एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सर आपने जैसे बताया कि ये उन्हें पहले जॉब करनी चाहिए, स्टार्टअप्स के पीछे अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में नहीं भागना चाहिए। बट अगर हम देखते हैं कि अगर वो बंदा कोई 5 साल के बाद भी जाकर अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो फिर उस टाइम पे फंड्स जो चाहिए होते हैं वो किस तरह से रेज किए जा सकते हैं? बिकॉज आई नो कि अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया, यू हैड योर फंड्स और उसके बाद से आपने स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें, बट अगर किसी के पास नहीं है और वो इस स्पेस में एंटर करना चाहता है, देन ये फंड्स कहाँ से मिल सकते हैं उन्हें और किस तरीके से? देखिए, बहुत सारे चैनल्स होते हैं अंकित फंड रेज करने के। आप स्टार्टिंग में फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड कर सकते हैं। आप अपना आइडिया लेके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ डिस्कस करिए। अगर आपका आइडिया सेलेबल है, द पीपल आर बिलीविंग इन यू, तो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। आप इनिशियल स्टेज इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं। आइडिया स्टेज में भी आप पैसा ले सकते हैं इफ योर आइडिया इज वेरी गुड एंड यू हैव अ ब्लूप्रिंट दैट हाउ विल यू एग्जीक्यूट। बट मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि फंड उठाना इज नॉट द राइट थिंग टू डू अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि उस फंड को यूटिलाइज कैसे करना है। अगर आप फंड उठा भी लेंगे और अगर आपके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। हर इन्वेस्टर आपकी इन्वेस्टमेंट मीटिंग में आपसे ये पूछता है कि अगर आप 20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं या 25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? अगर आज कोई मुझे बोले कि संजीव मुझे 20 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि ठीक है, आपकी कंपनी के डायनामिक्स ठीक है, हम 20 करोड़ देंगे, बट आप उसको कहाँ लगाएंगे? इस सवाल का जवाब होना बहुत जरूरी है। आप जब तक आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि फंड यूटिलाइज कैसे करेंगे, तब तक आपको फंड नहीं उठाना चाहिए मार्केट से। मुझे लगता है वैल्यूएशन गेम के पीछे नहीं भागना चाहिए, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहिए। जब आपके पास ये जवाब आ जाएगा, और मुझे लगता है ये जवाब सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर आप थोड़ा काम करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, ये वर्टिकल को बिल्ड करने के लिए हमें पैसा चाहिए, चाहे वो टैलेंट एक्विजिशन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो टेक डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका वर्किंग कैपिटल हो। सर ये पूरा जो एक स्टार्टअप का जो एक बज़ बना हुआ है, या फिर हम कह दें कि बज़ नहीं तो जितनी तेजी से स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया में जितनी तेजी से स्टार्टअप्स बन रहे हैं, अगले 10 से 15 साल में आप दोनों ही कहाँ पर देखते हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को? देखिए, 10 से 15 साल तो बहुत दूर की बात है अंकित। मैं अगर आज की भी बात करूं तो हिंदुस्तान आज भी सबसे टॉप में है स्टार्टअप्स में।
जितने पूरे दुनिया में कंसोलिडेटेड लेवल पे स्टार्टअप होते हैं, उतने हिंदुस्तान ने अकेले स्टार्टअप दिए हैं। और मुझे लगता है कि जितने पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न नहीं होंगे, उससे ज्यादा यूनिकॉर्न सिर्फ हिंदुस्तान में होंगे। मेरे ख्याल से अभी 100+ यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में आज के डेट पे। नेक्स्ट 3 से 4 साल में 200+ हो जाएंगे इजीली। तो इस स्केल को तो हिंदुस्तान हमेशा स्टार्टअप्स में फोरफ्रंट में रहा है, क्योंकि यहाँ इनोवेटिव थिंकिंग है। इनोवेटिव थिंकिंग से ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। और तीसरी चीज जो सबसे बेटर है हिंदुस्तान में, जो पिछले 10 साल में हुई है, कि सरकार स्टार्टअप फ्रेंडली है। आज की डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी करी गई हैं जो कि स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं बाहर के एनवायरनमेंट में। आप इंटरनली ग्रो कर सकते हो, बट अगर बाहर का एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टैक्स कंप्लायंसेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि स्टार्टअप का इको फ्रेंडली सिस्टम बनाया गया है हिंदुस्तान में, और ये इको फ्रेंडली सिस्टम के चलते ही स्टार्टअप्स आ रहे हैं। स्टार्टअप एंड मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, उससे तो और ज्यादा Tier 2 Tier 3 हर जगह से अब स्टार्टअप इसलिए ग्रो कर रहे हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ही है। आप दोनों अपने अपनी एक एक एडवाइस दीजिए प्लीज, कि जो भी एक यंग एंटरप्रेन्योर या एक जो बंदा एक स्टार्टअप करना चाहता है, उन्हें आप दोनों अपनी लाइफ से कुछ जो आपने वैल्यू एडिशन किया है अपनी लाइफ में, उससे कुछ एडवाइस दीजिए कि उन्होंने क्या कर सकते हैं, एक बंदा जो एक स्टार्टअप करना चाहता है अगले साल या इस साल या कभी भी स्टार्ट करना चाहता है। देखिए, मुझे लगता है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको सही टाइम पे पिवट करना बहुत ज़रूरी है। एक आइडिया आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम एक्चुअल ऑन ग्राउंड कस्टमर की प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो रियल टाइम प्रॉब्लम आपको काम करके, ग्राउंड पे काम करके ही पता चलेगी। एग्जैक्टली, मतलब आपको जबरदस्ती कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बनाना है। आप अगर प्रॉब्लम है उसका सलूशन बनाओ, और रियल टाइम प्रॉब्लम का सलूशन बनाओ जो कि कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन करे। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लेके जाना चाहिए, उसका एक प्लान होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है, नेक्स्ट 3 साल का प्लान बेसिकली कंपनी के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच संजीव सर एंड आशीष सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। बिल्कुल, आप हमारे ऑफिस आए, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। इट वाज प्लेजर सर, प्लेजर। थैंक यू सर।